नमस्कार। 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज इससे पहले हमने अभी बताया था आपको कि क्या कौन कौन से चैप्टर इस अर्थशास्त्र इस बार 12th के आपके कोर्स में हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र, एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। इसमें थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अंग्रेजी भाषा के, या आपने पिछली बार 11th में भी पढ़ा होगा, वही चीज़ को अब दोबारा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका तथा ग्रीक शब्द के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। ओइकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोज जिसका अर्थ है ग्रह, तथा नॉर्म्स NOMAS नॉर्म्स जिसका अर्थ है नियम के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंध। प्रत्येक ग्रह की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित मात्रा में होते हैं। अतः इन सीमित साधनों को ही धन कहते हैं। इस स्पष्ट है, धन का इस प्रकार उचित प्रयोग करना जिससे अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, इसके लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं। हमारे अर्थशास्त्र में दो धाराएं होती हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों तरह की इकोनॉमिक्स आपके इस साल के पाठ्यक्रम में हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है छोटी स्थिति में जब अर्थशास्त्र की स्थिति होगी, यानी कि एक इकाई के रूप में, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर वो बड़े लेवल पर बात होती है तो वो कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके एक आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं से आशय मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों या धन के कुशलतम प्रयोग से है। इसका मतलब है कि सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र, एक तो बात समझ में आती है यहाँ तक। दूसरा, ये मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक क्रियाओं से मतलब है जहाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अब धन क्या होता है? धन एक सीमित साधन है। धन यानी कि धन एक असीमित साधन नहीं ना होकर एक सीमित साधन है, यानी कि एक लिमिट ही है उसके बाद वो ख़त्म हो सकता है। और लेकिन आवश्यकताएं हमारी बहुत अधिक होती हैं, तो ऐसा हम उसमें सामंजस्य बिठाएं अपनी आवश्यकताओं और धन के बीच में, जिससे कि आसानी से अपनी सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और जितना धन है उसी में सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाएं। इस संबंध में एक परिभाषा और है। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं की संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के कुशलतम प्रयोग से है। तो यहाँ पर भी वही बात स्थिति जो अभी मैंने बताई कि अर्थशास्त्र उस चीज़ का आपको अध्ययन कराएगा जिससे क्योंकि आपके पास धन सीमित मात्रा में होगा, लेकिन आवश्यकताएं आपकी कैसी होंगी? अनंत होंगी। एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरी आवश्यकता आ जाती है। और ऐसी स्थिति में आपके पास धन तो एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत हैं। तो उन आवश्यकताओं और धन के बीच में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए जिससे आपकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और धन की कमी भी ना हो, ऐसी स्थिति में यही चीज़ हमें अर्थशास्त्र सिखाएगा। एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, ने एक पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। ये उनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस तरह से दी। मैं अर्थशास्त्र किस प्रकार दी है, क्या कहते हैं वो, कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जाँच करता है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या बताता है? राष्ट्रों का धन का स्वभाव कैसा है और उसके किस तरह से, यानी वो उसको खर्च करने के तरीके क्या हैं, ये अर्थशास्त्र हमें अध्ययन कराता है। इसके साथ ही मार्शल
जो अर्थशास्त्र के जनक तो के भी मार्शल भी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए और उनका भी इस अर्थशास्त्र के संबंध में क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने भी ये परिभाषा दी है। तो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मार्शल ने जो परिभाषा दी वो ये कहना चाहते हैं कि कल्याण के भौतिक साधन जो होते हैं, यानी कि जो भौतिक साधन है उनका कल्याण, उनके साथ कल्याण करते हुए, सामाजिक कार्यों को करते हुए धन को इस तरह से खर्च किया जाए कि इस कल्याण के काम भी हो सके, समाज के कल्याण के काम भी हो सके और भौतिक साधनों की प्राप्ति भी हो सके, जिसमें उनका और दोनों में सामंजस्य बिठाया जा सके। रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स इस संबंध में क्या कहते हैं? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स जो इस संबंध में कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि जो हमारे लक्ष्य हैं, जो आवश्यकता हैं, उनके लक्ष्य हैं, उन्होंने जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं हमारी, और उनका वैकल्पिक, यानी कि अगर वो हम प्राप्त ना कर सकें तो उस स्थिति में हमें कौन सा वैकल्पिक रास्ता, कौन सा दूसरा रास्ता तलाशना होगा, क्योंकि हमें सीमित साधनों के आधार पर उन्हें प्राप्त करना है। तो उस सीमित साधनों के द्वारा किस तरह से एक लक्ष्य भी हमारा प्राप्त हो जाए, और अगर लक्ष्य हमें, ऐसी स्थिति हमारे पास लक्ष्य के सीमित साधन से अधिक मांग करता है साधनों की, तो ऐसी स्थिति में एक वैकल्पिक रास्ता भी पता हो जिससे कि हम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें, उसको प्राप्त कर सकें, किसी दूसरे रास्ते के द्वारा उसे प्राप्त कर सकें। उसमें मानव किस तरह का व्यवहार करेगा, ये अध्ययन हमें अर्थशास्त्र कराता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैनी लेसुन के अनुसार ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार की अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एवं समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूह में उपयोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमी लूसन है, उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत व्यापक आधार दिया है और उन्होंने काफ़ी कुछ अर्थशास्त्र के बारे में क्लियर कहा रहा है, काफ़ी चीज़ों को महत्व दिया है उन्होंने। पहले वो कहते हैं व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता करते हैं, अर्थात मुद्रा की सहायता के बिना किस प्रकार की अनेक प्रयोग में आ सकते वाले उत्पादन के जो सीमित साधन हैं उनका हम चुनाव किस तरह से करें, उनकी समय अवधि किस तरह से बांटें, उनको वस्तुओं के उत्पादन में किस तरह से लगाएं और समाज के विभिन्न व्यक्तियों में उसका उपयोग कैसे हो, ये सभी चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र हमें कराता है। इस सभी परिभाषाओं के उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार से दे सकते हैं। कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, यानी कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों के कुशलतम पूर्वक उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ इस परिभाषा को ध्यान से समझिए कि इसमें सभी तरह की परिभाषा का सम्मिलित हमने करके परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, यानी कि वह शास्त्र है जिसमें हम मनुष्य की आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं से उनको कल्याण बढ़ाए, वो समाज को कल्याण बढ़ाने में मदद करे, आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधन हैं उनका अधिकतम उपयोग हो सके और अधिक अच्छी तरह से उपयोग हो सके, कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके, उत्पादन हो सके तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र में हम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन वर्तमान में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अधिक हैं जबकि संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में है। अतः उनका कुशलतम प्रयोगी मानव की आवश्यकता को पूरी करता है। आज के समय में धन
एक सीमित मात्रा में है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। जब तक हम धन और आवश्यकताओं में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, निश्चित तौर पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के वर्तमान समय में अर्थशास्त्र का अध्ययन एक आवश्यक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक आवश्यकता हो जाती है। अब बात करते हैं वास्तविक एवं आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि जो हमें अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको हम अगर देखें तो वो उनमें किस तरह का अध्ययन मतलब किस तरह से अंतर हमें देखने को मिलता है, वो इस तरह समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो क्या है से संबंधित है। अर्थशास्त्र की मतलब जो शाखा है जो क्या से संबंधित है, और अर्थशास्त्र की शाखा क्या होना चाहिए से संबंध। आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होता है कि क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आदर्श अर्थशास्त्र है। जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, यह तथ्यों पर आधारित होता है, सुझाव देने वाला नहीं होता। जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन सुझाव देने की उसमें कोई स्थिति नहीं होती। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र हमें सुझाव देता है। इसके में वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है। वास्तविक अर्थशास्त्र में जो हमारे पास वास्तविक आंकड़े हों उनसे इसकी जांच की जा सकती है कि हम क्या सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र में विवरणों की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर केवल लिखित रूप में होता है। ऐसी स्थिति में इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि की वास्तविक व्याख्या करता है, जबकि इसका उद्देश्य आदर्श निर्धारित करता है। यह मूल निर्णय नहीं देता है, यह मूल का निर्णय नहीं देता है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र मूल का निर्णय देता है। उदाहरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण में असमानता है। वास्तविक जो अर्थशास्त्र है वो उसमें क्या है, हमारे यहाँ भारतीय जो अर्थशास्त्र है उसमें आय की यानी कि एक बहुत ऊंची आय कमाने वाला भी है और एक बहुत निम्न आय कमाने वाला भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र में असमानताएं कम की जानी चाहिए, अर्थव्यवस्था में असमानताएं कम की ये बताता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारी स्थिति भारतीय अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। कहीं तो बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र है, कहीं तो बहुत ज़्यादा समानता है, कहीं बहुत ही कम समानता है। धन्यवाद।